हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी को सादर नमन। आज हम लोग गांधी दर्शन और वर्तमान विश्व टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि गांधी दर्शन का वर्तमान विश्व पर क्या प्रभाव है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि गांधी जी भारत के ऐसे महापुरुष थे जो वो खुद कल्पना नहीं कर पाए होंगे कि मेरी चर्चा या मेरी ख्याति इतनी बढ़ जाएगी। गांधी जी ने जो किया वो सारा भारत एवं पूरे विश्व ने देखा। इसका पूरा श्रेय भारतीय दर्शन, गीता, महाभारत, रामायण, उसके बाद बाइबल, कुरान, सारे का प्रभाव गांधी के ऊपर पड़ा और बहुत सारे जो विचारक हुए, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह और उसके बाद राम जैसे व्यक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। इन सारे चीज़ों का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो वो व्यक्ति खुद महात्मा बन जाता है। और गांधी उसी महात्मा में एक महात्मा थे जो सत्य और अहिंसा को लेकर आगे बढ़े। गांधी के पास दो ही शस्त्र थे। गांधी के पास दो ही शस्त्र थे, एक सत्य और अहिंसा। गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ सत्य अहिंसा को लेकर ही चलते हैं। और जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो गांधी आए, लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में गांधी को कोई नहीं जानता था। लोग यही जानते थे कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति आया है जो साउथ अफ्रीका से केस लड़ा है और वो जीत कर आया है। गांधी आते हैं, आपको लखनऊ अधिवेशन में एकदम कोने में बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल जी गांधी जी का परिचय अन्य लोगों के साथ करवाते हैं। चूँकि कांग्रेस का सालाना अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ में चल रहा था और गांधी जी को भी बुलाया गया था। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है और गांधी जी 1917 ईस्वी में पटना पहुंचते हैं। 1917 ईस्वी में पटना पहुंचते हैं, सदाकत आश्रम आपको पटना आते हैं तो पटना में खोजते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और रामचंद्र शुक्ल को। लेकिन पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी चंपारण गए हुए हैं। तो गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल से जब वार्ता होती है तो पता चलता है कि वहाँ नील की खेती को लेकर अंग्रेजों और किसानों के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ और किसानों के साथ एक समझौता करवाया जिसमें गांधी जी सफल हुए और वो भी सत्य और अहिंसा के बल पर। उसके बाद गांधी खेड़ा जाते हैं और अहमदाबाद जाते हैं। तो ये 17 और 18 1917 और 1918 का जो समय चलता है वो गांधी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। और गांधी को जो लोग नहीं जानते थे, पूरे भारत के लोग गांधी को जानने लगे, क्योंकि ये 3 आंदोलन ने गांधी को हीरो बना दिया। उसके बाद उसी क्रम में आपको देखते हैं कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। उसके बाद गांधी बहुत ही शालीनतापूर्वक असहयोग आंदोलन छेड़ते हैं और उसमें भी सत्य अहिंसा का प्रयोग उन्होंने किया है। जैसा कि देखने से सारी पता चलता है। कब ये पता चलता है कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान चौरी चौरा कांड हो जाता है जहां पर एक पुलिस चौकी है, वहां पर कुछ लोगों को आग से जला दिया जाता है। गांधी ने कहा मैंने आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, लेकिन यहां तो अहिंसात्मक हो गया।
हिंसात्मक हो गया, हिंसात्मक हो गया, हिंसा हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए क्या करना चाहिए? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाए। और उसी समय कांग्रेस का दो टुकड़ा हो जाता है। एक तरफ स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू उसके हो जाते हैं, और इधर कांग्रेस में गांधी होते हैं, महात्मा गांधी। तो कांग्रेस में फूट पड़ती है और धीरे 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 ये सिलसिला चलते रहता है। और 1942 ईस्वी में डू एंड डाई, करो या मरो का नारा गांधी ने दिया। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि डू एंड डाई का मतलब क्या हुआ, करो या मरो, गांधी ने कहा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, उन्होंने इसलिए कहा कि उसमें सारे धर्म के लोगों ने भारत की आज़ादी में भाग लिया था और भाग ले रहे थे। तो गांधी ने कहा कि अगर तुम लोग टूटो नहीं, अगर टूट जाओगे तो अंग्रेज तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसीलिए करो या मरो, आपस कुछ करो। ऐसा नहीं कि आपस में लड़ो और अपने ही में मर जाओ। आप लोग यूनाइट रहो, खंडित विखंडित ना हो। आप लोग यूनाइट रहिए, और यूनाइट रहिएगा तभी आप भारत को आज़ाद करा पाएंगे। और यही कारण रहा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान विश्व में उनकी क्या प्रासंगिकता है गांधी दर्शन का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जितने भी देश स्वतंत्र हुए, चूंकि 1947 के बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, बहुत सारे देश उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उसमें भारत भी उपनिवेश था ब्रिटेन का और आज़ाद हुआ। और ये सारे चीज़ों में जहाँ आप देखे होंगे कि युद्ध से कोई भी चीज़ नहीं जीता जा सकता है, लड़ाई झगड़ा से कोई भी चीज़ जीता नहीं जा सकता है। जहाँ प्रेम सहिष्णुता होगी, जहाँ भाईचारा होगी, वहीं आपको देश संपन्न होगा। आज मोदी जी, वर्तमान समय में मोदी जी पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और भारत पूरे एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो क्या वो हिंसात्मक रूप ले? नहीं, अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी सबसे मिलजुल कर। आज अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर समझता है, वो भी भारत के आगे घुटने टेक रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि रूस के जो प्रधानमंत्री हैं, या फ्रांस के जो हैं, या और भी जो देश के जो अपने आप को महाशक्ति कहता है, वो भारत के सामने शरण ले रहा है और सर झुका रहा है। क्योंकि मोदी की जो नीति है, मोदी जी की जो नीति है, वो इस तरह से प्रतीत होता है कि गांधी को लेकर वो चल रहे हैं, और गांधी जी ने जो सत्य अहिंसा का जो प्रयोग किया था उसका ही वो प्रयोग कर रहे हैं, और पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और उसके साथ समझौता भी कर रहे हैं। और वो देश भी भारत को मान रहा है कि नहीं, भारत में कुछ दम है, भारत की जो भाषा है, भारत का जो सिद्धांत है, उसको फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से पूरे विश्व का उत्थान हो सकता है। और यही कारण है कि जब भारत में ऋषि सुनक आते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब आते हैं, तो अपना एक अलग ही परिचय देते हैं, सहिष्णुता का अलग ही परिचय देते हैं, सभ्यता और संस्कृति का अलग ही परिचय देते हैं। हम भारतीयों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, पश्चिम की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, आप अपनी सभ्यता पर चलिए, देखिए, निश्चित है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और यही युवा पीढ़ी पूरे देश के कर्णधार होते हैं। आप लोगों पे पूरा देश टिका हुआ है। आप जिधर मुड़ेंगे देश उधर ही चला जाएगा। इसलिए हमें अपने ग्रंथों पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। हमारे महापुरुष महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे औद्योगिक बात होती है, कि बहुत इंडस्ट्रियल चीज़ पर बात होती है कि अब औद्योगिकरण पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, गांधी ने क्या कहा, ट्रस्टीशिप में क्या कहा गांधी ने कहा कि वो जो उद्योग होंगे, वो उसका मालिक कौन होगा? उसका मालिक उसका श्रमिक होगा जो वहाँ काम करता है, और जो उद्योगपति हैं वो ट्रस्टी होंगे।
मालिक नहीं होंगे, वो ट्रस्टी होंगे। और इन सारे फॉर्मूलों को अगर फॉलो किया जाए तो निश्चित ही रूप से गांधी का विचार सार्थक प्रतीत होता है। आज पूरे विश्व गांधी का अनुसरण कर रहा है, गांधी का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की मैं बात करता हूं। आलोचना परिलोचना होती रहती है, लेकिन गांधी जी ने जो कर गए भारत के लिए, वो इतिहास बन गया। और आज यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है। राष्ट्रपिता यूं ही कोई नहीं कहलाता है, कुछ तो शक्ति थी उस व्यक्ति में। वो हाड़ मांस का व्यक्ति सारा सुख सुविधा छोड़कर भारत की आज़ादी में, भारत की स्वतंत्रता में अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। मिला क्या? यह सोचने वाली बात है। आलोचना परिलोचना होती रहती है, लेकिन आलोचना उतना ही करनी चाहिए जितना सार्थक हो सके। गांधी के योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते और उनके विचारों को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए आज पूरा विश्व उनका अनुसरण कर रहा है और हम लोगों को भी उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के ऊपर मैंने कहा राम, फिर उसके बाद गीता का, उनके माता का, ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों में माता पिता की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। उनके ऊपर माता का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके ऊपर बहुत, उनके माता पिता ऐसे संस्कार दिए थे कि आज देखने वाली बात है कि पूरे विश्व उनको याद करता है। तो उनके माता पिता जहाँ भी होंगे आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते होंगे कि हमारा बेटा भी पूरे विश्व लेवल पर कुछ काम किया। और जैसी संस्कार होती है वैसे ही संस्कार उस व्यक्ति में पल्पित पुष्पित होता है। और वही प्रभाव गांधी जी ने पूरे भारत पर दिया। और आज पूरे भारत, पूरे विश्व को गांधी की जरूरत है। लड़ाई से कोई भी चीज नहीं हो सकता है। आज यूक्रेन आप देख सकते हैं, उधर हुआ ईरान, इराक हुआ, फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर उसके बाद उधर बहुत सारे आपको अभी भी वर्तमान में देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है। इससे क्या मिलेगा? अंत भी समझौता ही होता है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी भी होता है, तो वहां पर भी समझौता ही होता है। लड़ाई से कोई युद्ध नहीं जीता जाता है, समझौता से ही युद्ध जीती जाती है। और प्रेम से गांधी ने उसी प्रेम की भावना का अलख जगाया और आज हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। इसलिए गांधी की प्रासंगिकता वर्तमान समय में बहुत है और विश्व स्तर पर उनके विचारों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि पूरे विश्व आपस में मिलजुल कर रहें। तो देखेंगे पूरे विश्व का उत्थान निश्चित है। थैंक यू, धन्यवाद।